हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी दिन दूनी रात चौगुनी हो ही रही होगी। तो जैसा कि अब समय काफ़ी कम बचा है, तो बस इतना कहेंगे कि आप अपने इस बहुमूल्य समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा और पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 1 या 2 प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर दीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है अच्छे पता चल सके कि आप अपने आप को परख सकें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपकी तैयारी में दोस्तों 4 चांद लगाने के लिए आज के इस वीडियो में एजुटेरिया का जो बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है उसका मॉडल टेस्ट 1 कराऊँगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये बिहार स्वयं फेस शिक्षक भर्ती का सामान्य अध्ययन का पहला टेस्ट है। इसी तरीके से आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट है, इसमें 15 सेट आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। आइए हम लोग आज समय को ध्यान में रखते हुए पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो दोस्तों ये तांबा थी। मानव ने उपयोग में सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो ये जो आर्य थे दोस्तों, ये पशुपालन करना उनका मुख्य पेशा था और पशुपालन में भी उनको गाय पालना बहुत पसंद था और गाय को लोग बहुत पवित्र मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों मौर्य राजवंश की जो स्थापना थी वो अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। ये जो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी दोस्तों, ये होगा प्राकृत। उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग टपक ही पड़ता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो 6 क्वेश्चन है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ये लीलावती जो गणित की पुस्तक है दोस्तों, संस्कृत में लिखी गई थी। इसको भास्कर द्वितीय ने इसकी रचना की थी। और जो 7 क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो ये दोस्तों बलबन थे। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे दोस्तों, इन्होंने जो है तांबा की मुद्रा चलाई थी। किसकी? तांबा की। पहले चांदी के चलते थे, तो इन्होंने कहा चांदी से बदल के तांबा का मुद्रा इन्होंने चलाया था। अगला कि फरीद को शेर खां का किताब किसने दिया था। ये जो फरीद थे, इनको शेर खां का किताब दोस्तों बहार खां लोहानी ने दिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ शुरू की थी। दोस्तों ये याद रखिएगा कि अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए थे। तो उसी क्रम में जो है इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम जो कि दक्षिण भारत में कहीं पड़ता है दोस्तों। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि लॉर्ड डलहौजी अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को हड़प लिए थे। डलहौजी फ्रमी से बेबगत का सिद्धांत लाने के लिए। तो इन्होंने दोस्तों वाजिद अली शाह, इसका जो आंसर होगा वो होगा वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। जो रैयतवाड़ी थे वो थे मुनरो रीढ़। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, रैयतवाड़ी मुनरो रीढ़। और एक जो है महलवाड़ी पूछता है, तो महलवाड़ी मैकेंजी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। ये जो विद्रोह का आरंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मेरठ की छावनी से, बैरकपुर से। आपने मंगल पांडे का नाम सुना ही होगा, उन्हीं यही इसके करता रहता थे, यही मेन थे, यहीं से शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ध्यान रखिएगा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने जो पहले, तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। और इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने जनगण मन राष्ट्रगान लिखा है उनके भाई थे। और जो अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों हुआ था 1917। ये बहुप्रतीक्षित क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो दोस्तों जो गांधी जी थे वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। आप ध्यान रखिए, ग से गांधी, ग से गोपाल कृष्ण गोखले। और साथ ही साथ ये भी जानते रहिए कि गांधी के समकक्षी और साथ में ही लड़ने वाले जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने भी अपना राष्ट्रीय गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को भी माना था। तो गांधी पूछे या फिर जिन्ना, दोनों के जो है गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। आइए अगला क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो दोस्तों 2 कांड हुए, एक काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी कांड और एक चौरी चौरा। दोनों में एग्जाम में जब प्रेशर में लोग भूल जाते हैं, तो आप याद रखिएगा जो चौरी चौरा था वो 4 फरवरी 1922। तो इसको मैंने तो ऐसे याद किया है, आप भी याद कर लीजिएगा। पहली बात तो 4 फरवरी चौरी चौरा, और दूसरी बात 1922 और 1925
में कन्फ्यूजन, तो देखिए इसमें लास्ट में 22 है, तो 22 को आप ऐसे रखिए, 2 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 4 तो चौरी चौरा। जब ये याद आ जाएगा तो आपको रहेगा 1925 वाला काकोरी में हुआ था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो 80 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो भारत का वायसराय कौन था? ये दोस्तों थे लॉर्ड डफरिन। इनको जो है कि डफरिन के उपज, ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो डफरिन की उपज थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन, इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आइए 20 नंबर पे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये जो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार था वो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका सुझाव किसने दिया था? शुरू तो कर दिया गया था, लेकिन इसको सुझाव जो उन्होंने दिया था वो थे कृष्ण कुमार मित्र। आप याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ये हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मित्र मेला संघ शुरू किया था? मित्र मेला, आप ध्यान रखिए, कह रहा है कि मित्र मेला किसने शुरू किया था? तो मित्र मेला दोस्तों शुरू किए थे विनायम दामोदर सावरकर। पूरा नाम तो नहीं, लेकिन आप दामोदर सावरकर के नाम से याद रखिएगा। मित्र मेला दामोदर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर का, ये है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन। और ये जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आप बताइए 1920 में हुआ था। गांधी जी ने नारा के साथ ही साथ चेतावनी भी दी थी कि अगर एक वर्ष में आप लोग जो है स्वतंत्रता का कुछ नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछ रहा, तो आप याद रखिएगा JB कृपलानी। JB कृपलानी। साथ ही साथ ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। लेकिन ये विभाजन के समय आप याद रखिएगा JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? जो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था उसमें 3 लोग आए थे दोस्तों, लेकिन नेतृत्व किया था पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस आए थे तो 3 लोग आपको पता होगा, सर क्रिप्स आए थे, एवी अलेक्जेंडर आए थे, पैंथिक लॉरेंस। लेकिन तीनों में नाम में देखिए एग्जाम में होता है कन्फ्यूजन, तो आप ये करिएगा कि देखिए पैंथिक जो है वो शेर को कहा जाता है, शेर का वैज्ञानिक नाम है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, जंगल का शेर तो राजा ही होता है, जंगल का जो राजा होता है वो शेर ही होता है। तो इस तरीके से मैंने याद किया है, आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ही याद करिएगा, पैंथिक लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ये जो गांधी जी थे दोस्तों, इनको भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 27 नंबर का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दोस्तों कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? जब उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो उन्होंने किसे चुना था? तो वो थे विनोबा भावे। इसका उत्तर है विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान मांगने लगे थे कि पाकिस्तान चाहिए, तो वो वर्ष था दोस्तों 1940। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 30 की तरफ चलते हैं। तो जो अगला ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनियम, तो ये घोषित करने वाले दोस्तों थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? दोस्तों नाम में ही नेहरू छुपा है, तो इसके किए थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ? तो 1919 में, और लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की पूछ रहा है? तो वो महात्मा गांधी जी ने किया था। 1919 में महात्मा गांधी जी आ ही चुके थे 9 जनवरी 1915 को, तो ज़्यादातर केस उन्हीं ने हैंडल किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय? वायसराय तो दोस्तों बहुत हुए, लेकिन कह रहा है कि एकमात्र जो यहूदी वायसराय थे वो कौन थे? दोस्तों ये थे रीडिंग, लॉर्ड, ये गलत है, ये 4th नंबर पे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो थे वो एकमात्र जो है दोस्तों वायसराय थे। इनके जो कार्यकाल था वो 21 से 26 हुआ था, और इन्हीं समय स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, मतलब जितने कांड वाले काम हुए सारे लॉर्ड रीडिंग के समय हुए। तो आपसे अगर समय पूछे तो आप याद रखिएगा 21 से 26।
जो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये जो आयोजन है दोस्तों स्वच्छ नगरी इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाता, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर में किया गया था। तथा इसके साथ ही पूछ लेता है कि जो है यहाँ के अतिथि कौन थे। तो दोस्तों यहाँ गुयाना के एक राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये दोनों गेस्ट थे जो इसमें आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 34 कह रहा है कि भारत के पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर का संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया। मतलब इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर जो भारत का पहला और विश्व का दूसरा है उसे कहाँ पे खोला गया। दोस्तों ये भी खोला गया था आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। द लाइट वी कैरी, इसको लिखा था दोस्तों मिशेल ओबामा। ये जो है बराक ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी पत्नी है, इन्होंने लिखा द लाइट वी कैरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि को प्रदान। ये दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में डॉनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन। देखिए दोस्तों जब डॉनी पोलो ग्रीन हवाई अड्डा है तो आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। हाँ मैंने तो ऐसे याद किया कि मेरा एक भतीजा है जिसका अरुण नाम है, तो वो अपने आप को डॉन लगाता है, तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि अरुणाचल से ले लिया अरुण और डॉनी पोलो से ले लिया डॉन। तो आप भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये कह रहा है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक कहाँ हुआ था। डस्टलिक दोस्तों हुआ था आपका उत्तराखंड में। डस्टलिक हमेशा उत्तराखंड में 2-3 साल से हो रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू की थी। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश ने किया था, ये योजना शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये भगवान के नाम पे सरस्वती है और शिवशंकरी आप याद रखिएगा, शिवशंकरी को जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था, ये 2023 का है। साथ ही साथ याद रखिएगा जब आपको व्यास सम्मान पूछेगा, व्यास सम्मान जब व्यास पूछेगा तब याद रखिएगा वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। तो व्यास ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, पागल खाना इनकी कृति थी, लेकिन ये जो सरस्वती सम्मान है वो शिवशंकरी को दिया गया था। इसका आंसर होगा शिवशंकरी, सूर्यवंशम इनकी रचना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया मानवीय सहायता प्रदान की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ये था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया दोनों को ऑपरेशन दोस्त के तहत से भूकंप में सहायता की थी। तो मैंने याद किया देश तुर्की है और दोस्त में देखिए त से मैंने क्रैक किया था, आप अपना देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट, पहला मतलब निजी रूप से मतलब इसमें सारा तामझाम जो है भारत वालों ने किया है, कहीं किसी भी दूसरे देश से कुछ नहीं लिया है, तो उसका नाम है दोस्तों विक्रम एस जो रॉकेट है वो पहला निजी रूप से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। आइसोहेलाइन जो है वो किनको जोड़ने वाली थी। ये दोस्तों समान लवणता को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह को इसको मैंने याद किया था मंगल और बृहस्पति। मतलब मंगलवार को भी हम लोग व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार को। पूरे हफ्ते में यही 2 दिन है जहाँ पे बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं, तो इन्हीं के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ऐसे मैंने इसको टैकल किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों इसका संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी हुआ, फेडरेशन कप हुआ, सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला है कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये दोस्तों केरल में मनाया जाता है। केरल का ये जो है फसल पकने पे ये त्यौहार मनाया जाता है और इसकी खासियत है कि ये त्यौहार किसी मंदिर में नहीं बल्कि घर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ये जो 47 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूटान के साथ कितने राज्य हैं भारतीय राज्य जो सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों होता है ग्रीन हाउस गैस, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, जलवाष्प भी होता है। तो ये आपका नाइट्रिक जो ऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप बहुत ही मामूली इसमें अंतर है नाइट्रस और नाइट्रिक। तो जो नाइट्रस होता है वो तो होता है लेकिन नाइट्रिक नहीं होता, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को जापान का पीट्सबर्ग कहा जाता है। जो जापान का पीट्सबर्ग है वो दोस्तों कहा जाता है यवाटा को।
पिट्सबर्ग या वाटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप बताइए सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ये सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को जो है हुआ था। इसी उपलक्ष्य में जो 10 जनवरी को जो है विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल की उपस्थिति बिल्कुल चाहिए, जल कार्बन डाइऑक्साइड ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, मतलब जितना है वो सभी चाहिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? अमीबा दोस्तों आपको पता होगा एक कोशिकीय जीव है और ये भोजन जो है ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद से जो है अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है। जो अगला क्वेश्चन है वो कूट वाला है, तो इसको जो है आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मिलान करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ये श्वसन अंग और ये मछली से तो आप पकड़ लिए होंगे, मछली कहाँ से श्वास लेती है बताइए? ये जो मछली होती है वो आपको पता है गिल्स से लेती है, तो ये मिल गया, मछली का गिल्स मिल गया। और मेढक और लिजर्ड और तिलचट्टा, और ये जो लिजर्ड होता है वो मनुष्य के तरीके से फेफड़े से लेता है दोस्तों, ये 2 मिल गया। अब बचा मेढक और तिलचट्टा। तिलचट्टा कहाँ से लेता है आप बताइए? तिलचट्टा जो है वो लेता है ट्रैकिया से। तिलचट्टा लेता है दोस्तों ट्रैकिया से और मेढक लेता है त्वचा से। आपने देखा मेढक का त्वचा ऐसे फूलता रहता है, बंद रहता है, फूलता बंद रहता है। गर्दन जब टिर टिर करता है तो वो दोस्तों वो सांस ही लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग चलते हैं, तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। आइए 54 पे बढ़ते हैं। 54 नंबर का कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन कहाँ किसके द्वारा होता है? तो जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं उसमें दोस्तों इन्हें विसरण द्वारा करते हैं, विसरण द्वारा ये जल का परिवहन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा असत्य? माने 3 सही है और एक जो है इसमें से असत्य है। एक सांड के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क जो है वो 5 पिंडों में बटा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया जाता है। ये तो सही है कि पौधों में नियंत्रण नहीं पाया जाता है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा दोस्तों दूसरा, मतलब ये गलत है। पश्चिम मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये इसका उत्तर जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो दोस्तों बुद्धि हुआ, चतुराई हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ, जितना भी जो होता है वो सारा का आंसर जो दोस्तों सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम। मस्तिष्क को देखो दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसी में जो है सेरिब्रम पाया जाता है। उसी का काम है सोचने समझना, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय, सारा सेरिब्रम के द्वारा ही करता है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन विधि है, मतलब अलैंगिक जनन विधि कौन सी है? विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, सभी। तो ये जो अलैंगिक ये इसमें से सभी होगा। आपको पता होगा अलैंगिक का मतलब जरूरी नहीं कि 2 लोग रहें तभी जनन हो, तो ये अलैंगिक। विखंडन जैसे चला जाता है, मुकुलन के द्वारा भी ऐसे होता है ना दोस्तों, तो ये इसी के बारे में पूछ रहा था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में दोस्तों पराग कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। हम लोग दोस्तों ये हम ही लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं? तो वो दोस्तों हम लोग देखते हैं वास्तविक देखते हैं, उल्टा देखते हैं तथा छोटा देखते हैं। जब भी हम लोग कोई वस्तु देखते हैं तो आप याद रखिएगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो मतलब कौन सा ऐसा कण हो जो सबसे पहले गतिशील? वो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो पॉजिटिव की ओर बहुत तेजी से बढ़ता है। अगला कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित कर, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, सौर जल उष्मकों को संयोजित कर, सौर केंद्रक को संयोजित कर। तो ये होगा दोस्तों अनेक सौर सेलों को संयोजित करके ही आपने देखा होगा जहाँ भी बना होगा लगातार कई सारे सौर सेल होंगे, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए 62 और 63 पे चलते हैं। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन जो प्रक्रिया है वो तुलना करने की प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तुलना करने की। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं दूरी समय के अनुक्रमानुपाती। तो इसको क्या कहेंगे कि वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है। वस्तु क्या है दोस्तों? एक समान चाल से चल रही है, तभी तो वो अनुक्रमानुपाती है। अगर एक समान चाल से नहीं चलती तो व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा नहीं हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का गुण।
जड़त्व का गुण है जो ये प्रत्येक वस्तु में होता है, कोई भी वस्तु है उसमें जड़त्व का गुण होता ही है। ये जो है न्यूटन का पहला नियम भी है, तो आप याद रखिएगा, उन्होंने 3 नियम दिया था। अगला क्वेश्चन कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, निर्वात है तो सभी पिंडों की क्या समान रहेगा, त्वरण समान रहेगा, बल, वेग या फिर चाल। अब मतलब कि हवा है नहीं तो उनका त्वरण जो है बिल्कुल समान होगा। त्वरण मतलब जैसे 9.8 से जमीन खींचता है कोई चीज़ को, जब निर्वात रहेगा मतलब हवा नहीं रहेगा तो चाहे कागज़ हो, चाहे रुई हो, चाहे लोहा हो, चाहे जहाज हो, सभी एक साथ जमीन पे गिरेंगे। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये जब मैंने किरण का पहली प्रैक्टिस सेट अभी कराया है, आप देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और वो जो बलबन वाला एक क्वेश्चन कराए थे। तो इसे वाष्प, सीधे वाष्प तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लेकिन देखिए ऑप्शन कैसे घुमा है, उसमें दिया था उदातीकरण। तो आप अगर इंग्लिश सब्लिमेशन याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उदातीकरण, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन तीनों एक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है। पीतल, पीतल आपको पता है मिक्स होता है, कांसा भी मिक्स होता है, आर्सेनिक, स्टेनलेस स्टील भी मिक्स होता है। तो तत्व जो है दोस्तों वो आर्सेनिक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में दोस्तों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये अगला कह रहा है कि 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या, मूलभूत कण मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला के तीनों कितने होंगे। तो ये दोस्तों होंगे 20, आप याद रखिएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाते हैं और 14 इसका जो द्रव्यमान संख्या है। आप न्यूट्रॉन जब 14 में से 6 घटाएंगे 8 आता है, तो टोटल आप जब जोड़ेंगे तो वो आएगा दोस्तों 20। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 14 माइनस 6 करना पड़ता है, वो 8 आ जाएगा। तो 6 6 8 जब जोड़ेंगे तो वो 20 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में, ये तो पता है आपको, कैल्शियम, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो ये इसमें है सोडियम, मरकरी, टंगस्टन, मैग्नीशियम। तो इसमें आप सोडियम जो है वो आग पकड़ लेता है, इसी वजह से उसको जो है मरकरी में डुबा कर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम 2 होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। सोडियम के अलावा अगर पोटेशियम भी कहीं मिलता है तो आप समझ जाइएगा ये वही है, केरोसिन में डुबा के रखने वाला। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। नीति निर्देशक गांधी जी का जो है प्रभाव किस पे दिखता है। तो वो होता है गोवध का निषेध, मतलब वध करना, गौवध का निषेध है, उस पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 73 पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो ये होता है दोस्तों 1 माह के भीतर। 1 माह के भीतर अगर ऐसा हुआ तो उनको जरूर से करना है। अगला ये कूट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता। दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता। तो ये होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ये तो दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी के सदस्य के मतलब सदस्य नहीं होते। इसका उत्तर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। मातृभाषा में जो शिक्षा देने की बात गई है संविधान में, वो कही गई अनुच्छेद 350A में। देखिएगा दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 351 है ये हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका जो सही आंसर वो है 350A। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, माने जो CAG होते हैं, जिनका आर्टिकल 148 151 होता है, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो इनके जो रिपोर्ट होती है उनकी समीक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो वो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 60 से 62, पहले 60 वर्ष के जज होते थे लेकिन उनको 62 कर दी गई। ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या है। तो ये जो है ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा। इसका आंसर जो होगा वो होगा ये D नंबर। अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों जो सूचियाँ हैं वो अनुसूची 7 में आती हैं, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, अवशिष्ट सूची होती है। तो जिसमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो लोक स्वास्थ्य दोस्तों आप देख रहे हैं ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। जो लोक स्वास्थ्य है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे ये है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट बराबर क्या होता है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट होता है उसके बराबर होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब 3 इसमें सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। पहली पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, ये भी सही है दोस्तों। तीसरी 61 से 66, तीनों तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। 5-5 साल की थी, 21 5 56, 56 5 61, 61 5 66। उसके बाद जो चौथी की जो बताई जा रही है वो 1966 से 71 बताई जा रही है, तो लेकिन ये गलत है। ये जो है 71 नहीं दोस्तों, ये थी 1969 से 1974। क्या थी? तो इसका जो सही सुमेलित नहीं होगा वो होगा डी, यानी इसका आंसर डी होगा। बाकी तीनों ऊपर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का अनुमान कितना है। मतलब घाटा की बात कर रहा है, वो लगभग 3 यानी आप 2.98 याद रखिएगा, इतना % का जो है घाटा होने की उम्मीद थी। अगला क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही। उसमें घाटा पूछा था, इसमें वृद्धि पूछ रहा है कितनी रही, तो लगभग 11 यानी 10.98। घाटा 2.98 और जो वृद्धि है वो 10.98। आगे 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी दोस्तों बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर, और सबसे अगर कम पूछे तो 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान है। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने देश लगते हैं दोस्तों, तो आप 55 MBA ट्रिक याद रखिए। जो 7 जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, 55 MBA, और वो ऐसी ट्रिक है कि आपको लंबाई के अनुसार भी सही फिट बैठती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85-86 की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो ये दोस्तों 4 में विभाजित है। ये जो प्राकृतिक प्रदेशों का 4 में विभाजित के मतलब है कि पहला जो है उत्तर वाली क्षेत्र को उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोल देते हैं, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा जो होता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा होता है तट और द्वीप। अगला क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो आपको 8848 मीटर का जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। ये तो बिहार के बारे में। टोटल देखिए 12 में भी बिहार 12 बिहार, राइमिंग मिल रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे याद रखिएगा। जनसंख्या में तीसरा लेकिन क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है कि चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो ये जो तौकाते है दोस्तों ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, और इसका नाम तौकाते जो है म्यांमार ने रखा था, जिसका अर्थ होता है छिपकली। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती, अब नाम ही से पता चला, हम लोग जब मिश्रित सब्जी बनाते हैं उसमें बहुत कुछ डाल देते हैं, उसी तरीके से मिश्रित खेती भी होती है। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी कि पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो जी ये दोस्तों किया गया था भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल, राजधानी है भोपाल, वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किया गया। अगला कि भारत में ऊर्जा सर्वाधिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है, तो आप बताइए ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है वो क्या है। वैसे तो सबसे ज़्यादा सूर्य होता है, लेकिन सूर्य इसमें है नहीं, तो सूर्य के बाद जो है आप इसमें कोयला, जो सबसे सही ऑप्शन है वो कोयला होगा। अगला क्वेश्चन तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है, जो तारा जो वो वाला तारे की बात नहीं कर, वो आसमान वाले तारे की बात कर रहा है, तो उसके ताप का जो जितना चमकेगा उसके अंदर उतना ताप होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। दिन रात जिस कारण से होते हैं वो है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण। ऑप्शन बी और ये देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको इंग्लिश में अगर याद रखेंगे रोटेशन और रिवोल्यूशन, तो जो दिन रात होता है वो रोटेशन के कारण होता है, और जो मौसम बदलता है दोस्तों वो रिवोल्यूशन के कारण होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। लेकिन हिंदी में देखिए भू परिक्रमण और भू परिभ्रमण, तो बहुत ही माइनर अंतर है, तो इसको ध्यान रखने का आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो परिभ्रमण होता है उसके कारण दिन रात होते हैं दोस्तों। भ्रमण के कारण क्या होते हैं, दिन और रात। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। किस महाद्वीप में जो है देशों की संख्या अधिकतम पूछ रहा है। तो वो दुनिया जानता है कि इसमें जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका है। महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम, तो ये आपका जो है जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों उसमें 54 है, और एशिया में 48। आपको लग रहा होगा कि एशिया है, लेकिन इसका सही आंसर अफ्रीका है। अफ्रीका में जो है देशों की संख्या वो 54 है, और एशिया में 48।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो जो सबसे पहले मानसून दोस्तों वो दक्षिण पश्चिम की तरफ से केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि हरित क्रांति संबंधित है मोटे अनाजों के उत्पादन से, दलहन के, गेहूं के, तिलहन के। तो दोस्तों ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, आप ये ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा बनता रहता है कि भारत में जनक कौन है। डॉक्टर वो क्या कहते हैं स्वामीनाथन भारत में इसके जनक हैं, और वर्ल्ड में इसके जनक कौन है वो आप बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप तो ऐसा समझिए कि ये बिल्कुल फिक्स है, जैसे नेपोलियन किसे कहते हैं फिक्स है, उसी तरीके से ये फिक्स है। तो ये क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा वो है दोस्तों कोचीन। जो पहला हवाई अड्डा है वो है कोचीन का। ये केरल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत हो चाहे विश्व हो, दोनों में कोचीन हवाई अड्डा सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी नागपुर। देखिए नागपुर ऑप्शन में, ये रहा नीरी नागपुर, लेकिन पड़ता कहाँ, कभी कभी नागपुर का लाकर महाराष्ट्र दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये महाराष्ट्र हो चाहे नागपुर दोनों वही है। 99 की ओर बढ़ते हैं। 99 नंबर का जो क्वेश्चन हो दोस्तों ये कह रहा है कि इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन हो, पर्यावरण के महत्व। इको माने पर्यावरण होता है, तो आप उससे याद रखिएगा पर्यावरण से महत्वपूर्ण। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर का वो ये कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वो है दोस्तों, ये मनाया जाता है 5 जून को। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो इस साल 2023 का पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई थी। 5 जून की जो थीम रखी गई थी इस बार वो रखी गई थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अब चलिए दोस्तों बहुत ही सरसरी निगाह से हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल समय गवाते हुए। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, और जो है जो क्वेश्चन बताने लायक होगा उसको हम थोड़े से एक्सप्लेन भी कर देंगे कि आप उसको कैसे करिएगा। तो जो ये पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या का अंश में 6 अधिक है, यदि 18 की वृद्धि होती है, हर में 2 की वृद्धि होती है, संख्या इतना हो जाती है तो परिमेय संख्या। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा x मान के, तो x + 18 अपान x + 6 + 2 हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 2/3, इसका आंसर सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन का जो मान आएगा ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आपका 1 आएगा। 1 आप देखिए सी ऑप्शन में है। चलिए 103 नंबर बढ़ते हैं कि 9 का स्थानीय मान जाति मान। जाति मान होता है जो जाति होता है, स्थानीय मान होता है उसका प्लेस वैल्यू। जाति मान को दोस्तों फेस वैल्यू कहते हैं, मतलब जैसा देखने हो वैसा उसका मान। जैसे 9 का स्थानीय मान तो 9000 होगा, लेकिन जाति मान उसका 9 होगा। तो 9000 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो आप इसका उत्तर बताइए क्या आएगा। आप खुद कर लीजिएगा, वैसे इसका उत्तर हम डी बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड करें। गुणनखंड दोस्तों आपने 9th में पढ़ा होगा तो आप कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है कि एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए, 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में कुल छात्र देखिए 66 को आप 6% बराबर रख लीजिएगा, क्योंकि 94% उत्तीर्ण हुए, 66 बराबर 6%, तो 100% आप निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा 110, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 106, यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ हानि। दोस्तों इस क्वेश्चन करने के लिए जैसा कहता है वैसा आप लिखिए। जैसे कह रहा है 10 का क्रय मूल्य तो आप लिखिए 10 CP। उसके बाद कह रहा है कि 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य तो 8 का SP। तो अब यहाँ से जब आप CP अपान SP करेंगे दोस्तों, CP अपान SP तो आपको मिल जाएगा, CP अपान SP करने से आपको क्या मिलेगा 8/10, यानी जो है CP 8 था SP 10 था। 2 का फायदा हुआ कि नहीं होता, 100% इसमें लाभ होगा। इसके बाद आपको फॉर्मूला पता है, आप कर लीजिएगा, 25% का लाभ आ जाएगा। आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है 15 दिन 6 पुस्तक में, ये M1 D1 T1 अपान W1 वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा आंसर नंबर बी। साधारण ब्याज पर रखी एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर देखिए, अगर स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है, यानी अगर 5 रुपये है तो अगले वर्ष 10 हो जा रही है, इसका मतलब 5 ही रुपये तो ब्याज जोड़ा गया। तो 1 आप रखिएगा ब्याज की जगह, और धनराशि जो है मूलधन में 1 रखिएगा, 25 वर्ष रखिएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको आपको 4% इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम इतना है यदि संख्या इतनी दूसरी। ये आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ से आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो आएगा 166, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों का औसत 9 विद्यार्थियों का औसत इतना है, 6 का औसत इतना है, तो 15 का। देखिए जब आपको एक फॉर्मूला याद होगा A × N बराबर टोटल, A × N बराबर टोटल, यानी एवरेज और नंबर को जब आप गुणा कर देंगे टोटल आ जाएगा। तो 9 में 25 का गुणा करिए, 6 में 80 का, जो भी आता टोटल जोड़ के जितना टोटल आता है उसमें 15 से भाग दे देंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा आपका 47, सी नंबर।
ये कूट भाषा में लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर आप 111 ध्यान रखिएगा। प्रोफ्यूज के ये लिखा जाता है तो टेडियस को कैसे लिखा जाएगा। इसमें आपको बता दे रहे ये +4 -4 वाला कोडिंग है। 4 जोड़े पी का 16, आई का क्या होता है दोस्तों आप बताइए। ऐसे लिखा जा रहा है, आई को कोड जो है वो 9 होता है। तो आप बताइए क्या हुआ, कैसे इसमें इसका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे +4 -4 का ये कोडिंग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये शुरू हो रहा है ई में, जब आप 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आई, और जब यस 19 होता है और इसको ऐसे ऐसे करेंगे आप प्लस माइनस, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आप सॉल्व कर लीजिए। हम सॉल्व कराएंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा। वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन +4 -4 करके होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है 112 नंबर में। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा 472 यानी बी आंसर आएगा। इसके लिए आपको पहले 4 4 7 35 मल्टीप्लाई और प्लस दोनों का किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क के रूप में आप सॉल्व करिए। आंसर मैंने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है लुप्त अक्षर विकल्प इसमें भी बताना है। ये भी कोडिंग का जो है सवाल है 113 नंबर का। तो इसमें आपका यह -3 फिर विपरीत करके +3 -3 ऐसे इसमें बनेगा। देखिए जी लिखा है ना, फिर के लिखा है, फिर एच लिखा है। तो इसमें कितने का अंतर आप देखेंगे, जी के कोड 7 होती है, के का 11 होती है, एच का 8 होती है, यानी जी 7 से के 11 कितना बढ़ा आपका 7 4 11, फिर एच 8 11 में से कितना घटा 3 घटा। तो ऐसे जब आप करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर। बाकी आप सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान व संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका 114 का जो आंसर होगा वो आएगा 25। आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप देखिए 14 16 जोड़ के जब आप गुणा करेंगे तो इसमें देखिए ये आ जाएगा 16, जब 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 16 चौका 64। जो अगला आएगा 160, ये भी कैसे आया दोस्तों याद रखिए। 8 में जब आप ये करेंगे कि 8 1 का 8 करेंगे, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 0 लग जाएगा। इसी तरीके से 7 1 का 7 होगा, 7 में किससे मल्टीप्लाई करें 175 आए तो वो होगा आपका 25। आप ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। ये आपका अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है रैंकिंग का। तो 115 का जो आंसर आएगा आपका ये आएगा 5। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जिस प्रकार रेखा वर्ग से संबंधित उसका चाप, चाप दोस्तों वृत्त से संबंधित है। चाप लगाने से ही वृत्त बनता है ना, और रेखा खींचने से वर्ग बनता है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों 117 नंबर का कि डी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसका आंसर बता रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 10। अगला जो क्वेश्चन 118 नंबर 119, 118 नंबर का रहा जो दिए गए शब्द का उपयोग करके टेंट। देखिए इसमें 1 बार टी है ना, इसमें 2 बार टी, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये डायरेक्शन वाला कोड। देखिए दोस्तों डायरेक्शन वाला कोड जो डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसमें राजेश कह रहा है ना, तो आप इसमें अपने आप को खुद मान लीजिए। जैसे कह रहा है, जैसे राजेश दक्षिण दिशा की ओर चला तो आप खुद दक्षिण चलिए। आपको पता होगा जब आप दक्षिण चलेंगे तो आपका इधर राइट रहेगा, उधर लेफ्ट रहेगा। आपका मुंह अगर सामने करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन करने से दोस्तों कभी गलत ही नहीं होता और आराम से इसका आंसर आ जाता है। 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो आंसर आएगा इसका आएगा 11। इसका आंसर आएगा आप 11। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और आपको डेली बेसिस पर 2 प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर हम प्रयास करके दे दें। जिसमें से पहला किरण पब्लिकेशन का मैंने पहला प्रैक्टिस सेट आज सुबह ही आप लोगों को करा के भेजा, और ये एजुटेरिया का है। तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। और बाकी आप लोग बताइएगा कोई गलती, वैसे कोई भी आंसर गलती है इसमें मैंने नहीं किया है किसी भी क्वेश्चन का। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और भी कोई अगर आपके अच्छे सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। और बाकी ये प्रैक्टिस दोनों किरण और ये दोनों महत्वपूर्ण है। और वो समय आ गया है दोस्तों कि 4 घंटे पढ़ाई करें तो 4 ही घंटे प्रैक्टिस करें। उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो आप करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और समय को देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बर्बाद न करें। आपको पता है कि अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और ये 5 साल बाद वैकेंसी आई है, रोज़ रोज़ आती नहीं है, और पता नहीं अब आगे समय कैसा बने, चुनाव कैसा बने। तो आप लोग इस सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और थोड़ा लापरवाही से बचिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो जो कि कल अपलोड होगी। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और ख़ुद का जो है ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।